नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में आज हम बात करेंगे एमएसपी बढ़ने से किसानों को कितनी राहत मिल सकती है। अक्रॉस बोर्ड हमने यहां पर अच्छा खासा एमएसपी बढ़ता हुआ देखा है। 7% की एवरेज है और सबसे ज़्यादा 9% तक की बढ़त हमने एमएसपी में आते हुए देखी है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। फोकस यहाँ पर करेंगे कॉटन पर, स्पेशली वहाँ पर भी एमएसपी में जोरदार बढ़त देखने को मिली है। इसके क्या मायने हैं किसानों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और बुआई के नंबर्स कैसे देखने को मिल सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर चांदी की, जहाँ पर चांदी में तेजी है लेकिन सोने में कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है। इसके क्या मायने हैं, कैसे आप करें कारोबार, बताएंगे आपको। और साथ ही बात करेंगे यहाँ पर कच्चे तेल की, यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। कल 1% की बढ़त थी और आज एशियन मार्केट्स में और 1% की तेजी के साथ कारोबार। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कविराज ग्रुप के रवि दियोरा, सीएआई के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा और आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कॉटन से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि एमएसपी में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। अतुल जी, कैसे देखते हैं आप ये नंबर्स और इसके क्या मायने हैं बुआई के लिए और किसानों के लिहाज से? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। देखिए, गवर्नमेंट को रेकमेंड किया था कि 6.5% कपास की एमएसपी बढ़ाई जानी चाहिए, उसके बदले 8% बढ़ाए तो हम उसका स्वागत करते हैं। क्यों स्वागत करते हैं? क्योंकि अगर दूसरे क्रॉप की एमएसपी बढ़ी और कॉटन की एमएसपी नहीं बढ़ी तो फार्मर दूसरे क्रॉप पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी इंडस्ट्री भी समझने लग गई कि एमएसपी बढ़ना जरूरी है। और दूसरा आपने जो पूछा कि फार्मर्स, तो फार्मर्स हमें ऐसा लग रहा था कि सोइंग बहुत बढ़ेगी, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि फार्मर जो है कपास से डिप्रेस हो चुका है, क्योंकि कपास में यील्ड बहुत कम आ रहा है, उसकी वजह से उसका इनकम बहुत कम हो रहा है। और फार्मर को कपास की सोइंग में इंटरेस्ट हर साल कम हो रहा है। तो इस साल लास्ट ईयर 10% सोइंग कम हुआ, इस साल भी ऐसा लगता था कि 7-8% सोइंग कम हो जाएगी, मगर अभी जो 8% एमएस सोइंग बढ़े नहीं मगर घटेगी भी नहीं, ऐसा लग रहा है अभी। जी मनीषा जी। पिछले साल बुआई में 10% की गिरावट थी और आपको लग रहा है कि इस साल हम पिछले साल की जो 10% की गिरावट थी उसके आसपास ही काम करेंगे, या फिर आपको लग रहा था कि इससे भी ज्यादा गिरेगी? नहीं, ऐसा लग रहा था कि इस साल फिर से 7-8% सोइंग कम हो जाएगा। तो अब ऐसा लगता है कि पिछले साल के फिगर्स मेंटेन हो सकते हैं मनीषा जी। अतुल जी, अगर हम इंडियन और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की यहाँ पर बात करें तो इंडियन कॉटन यहाँ पर स्लाइटली ऑन द हायर साइड है। ये जो बैलेंस है ये आप आगे जाके बनता हुआ देखते हैं? जी, ये बैलेंस है ना, बिल्कुल बिगड़ जाएगा मनीषा जी, क्योंकि अभी इंडियन प्राइस चल रहे हैं 54,000 से 55,000 और इंटरनेशनल मार्केट के भाव है 52,000। तो हमारे भाव करीब 5% ज्यादा है, दैट इज ओके। मगर अब जो नई एमएसपी डिक्लेयर हुई है उससे कॉस्टिंग आएगी, जीनर्स की कॉस्टिंग आएगी 63,000 रुपीज और सीसीआई की कॉस्टिंग आएगी 65 to 70,000, स्टेट वाइज अलग अलग आउटन के हिसाब से। और इंटरनेशनल मार्केट है 52,000 55,000। तो जो हमारा कॉस्टिंग बढ़ेगा उसकी बिल्कुल बंद हो जाएगी, प्राइवेट जिनिंग नहीं चलेगा, सब गवर्नमेंट को ही जिनिंग फैक्ट्री दे देना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट ही चलावे करके, सीसीआई को चलाना पड़ेगा मनीषा जी। जिस तरह से एमएसपी यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जैसे आपने कहा इंडस्ट्री जिनिंग मिल्स के लिए तो ये फेवरेबल है नहीं, लेकिन क्या किसानों को ये पैसा पहुंचता है अतुल जी? देखिए मनीषा जी, लास्ट ईयर जो एमएसपी था 7,500 रुपया, मगर हमने जो एक सर्वे किया था, सबको पूछा था, तो खाली 10% फार्मर्स तक ये एमएसपी पहुंची थी लास्ट ईयर, जबकि सीसीआई ने 33% कपास लास्ट ईयर खरीदा था एमएसपी रेट पे, फिर भी किसानों को ये रेट पहुंच नहीं रहे हैं। उसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट को जो परचेस की पॉलिसी है उसमें थोड़ा फेरबदल करना जरूरी है, जिससे फार्मर को एमएसपी का लाभ पहुंचे। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब 2014 में चुन के आए थे तो उन्होंने सबसे पहले बोला था कि मैं देखना चाहता हूं कि आने वाले सालों में फार्मर की ये जो प्राइस है वो डबल हो जावे। तो जब 2014 में उन्होंने टेक ओवर किया तब प्राइस था कपास का एमएसपी 4,000 रुपया और आज 8,100 है। तो ये हम उस ये प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद करते हैं इसके लिए
फार्मर को हेल्प करना बहुत जरूरी है मनीषा जी। मगर लेकिन अतुल जी लेकिन जैसे आपने कहा कि एमएसपी सिर्फ 10% फार्मर्स को ही मिल रहा है, तो क्लियरली जो सरकार चाहती थी वो किसान उसका फायदा तो उठा नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। तो जी किसको मिल रहा है ये एमएसपी? फिर क्या ये मिडिलमैन ही रह गए हैं जिनका फायदा है? क्योंकि ऐसे जैसे आपने कहा, इंडस्ट्री को भी कोई फायदा नहीं है, इनपुट कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आई है। जी देखिए, नेशनल टीवी पे सब कुछ नहीं बोल सकते मनीषा जी, मगर गवर्नमेंट हमारे को पूछेगी तो हम जरूर सुझाव देंगे कि फार्मर को इसका लाभ पहुंचे, उसके लिए क्या करना जरूरी है। वो हमारे को अगर गवर्नमेंट पूछेगी एज ए स्टेक होल्डर, हम जरूर बताएंगे कि क्या लैप्स है इस पॉलिसी में और क्यों फार्मर को इसके रेट नहीं मिल रहे हैं। मगर एक चीज टीवी अच्छा पे है कि अतुल जी। जो एमएसपी के होने से मनीषा जी, कपास के भाव जो है ना वो हम्म। स्थिर हो गए। वो बहुत जरूरी एक स्टेप था कि 7,500 की एमएसपी थी तो फार्मर को उससे 10-20% कम रेट मिला, 6,800 रुपये का रेट मिला। मगर हम्म। ये बाजार रुकता हुआ अटक गया, वो बहुत। अतुल जी, जैसे आपने कहा, आप यहाँ पर सरकार को ज़रूर दो तीन चीज़ें बताना चाहेंगे जिसकी वजह से जो पॉलिसीज़ हैं जो अच्छी बन रही हैं लेकिन लास्ट माइल तक वो पहुँच नहीं पा रही हैं। तो जी क्या वो दो चीज़ें हैं जो आपको लगता है सरकार को इस वक्त यहाँ पर देखनी चाहिए? देखिए मनीषा जी, नेशनल टीवी पे बोलना ठीक नहीं है, मगर अगर गवर्नमेंट हमारे को पूछेगी तो हम जरूर, हमारे पास सुझाव हैं कि क्या सुझाव वो एडॉप्ट करे जिससे फार्मर तक ये लाभ पहुंचे। जो गवर्नमेंट चाहती है कि किसानों को इनकम डबल करें, तो कब वो किसान तक पैसा पहुंचना बहुत जरूरी है एमएसपी का, और टाइमली परचेस होना चाहिए जिससे किसान कपास की खेती से जुड़ा रहे। नहीं तो किसान बहुत डिप्रेस हो चुका है। हमारी यील्ड जो है वो ब्राजील के कंपेयर में 1/5 है। जैसे हमारी यील्ड है 430 किलो और ब्राजील की यील्ड आ रही है 2,000 किलो, ऑस्ट्रेलिया की यील्ड आ रही है 2,400 किलो। तो सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से फार्मर को लाभ नहीं होगा, फार्मर का प्रोडक्शन बढ़ाना भी एक बहुत जरूरी है मनीषा जी। वेल एब्सोल्युटली अतुल जी, आप थैंक यू हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। और आपने कहा जी हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पर ओपनली नहीं बात की जा सकती लेकिन सरकार से आपकी रिप्रेजेंटेशन कॉन्वर्सेशन यहाँ पर जारी है। लेकिन जैसे जैसे आपकी वो बात होती जाएगी हमसे ज़रूर बात करते रहिए, बताते रहिए कि क्या यहाँ पर कॉन्वर्सेशंस है। जैसे कि बात की गई कि 8% यहाँ पर कॉटन की एमएसपी बढ़ी है लेकिन सिर्फ 10% किसानों को ही इसका फायदा हुआ है। और जहाँ तक ईल्ड की बात है, और जैसे अतुल जी हमें वहाँ पे बता रहे थे, काफ़ी डिसमल है। भारत में 500 किलो भी नहीं है और ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में 2,000 किलो है। तो क्लियरली काफ़ी काफ़ी बड़ा डिफरेंस वहाँ पर आता हुआ। वेल, ये तो बात हुई कॉटन की, एमएसपी बढ़ा है लेकिन साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर हैं। लेकिन अब बात करेंगे यहाँ पर हम चीनी की, क्योंकि चीनी में भी अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस में एक जोरदार गिरावट देखने को मिली है। हमारे साथ आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी है। प्रफुल्ल जी, न्यूयॉर्क में 4 साल के लोज पर, लंदन में 4.5 महीने के लोज पर। पहले तो इंटरनेशनल मार्केट्स की सेंस लेना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से यूएसडीए की रिपोर्ट आई है बेरिश है, क्योंकि ग्लोबल प्रोडक्शन रिकॉर्ड पे बताई जा रही है। ग्लोबल सरप्लस यहाँ पर ऑलमोस्ट 40 मिलियन टन्स की वो लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं ओवरऑल नंबर्स? देखिए, ओवरऑल नंबर में ऐसा है कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ये बार पहली बार 45-50 लाख टन के आसपास रहने वाला है। हम्म। फिर भी चीनी में तेजी नहीं आई है। हम्म। तो कहाँ पे हेल्प हो रही है ये? नाइबोट जो है वो 1 अक्टूबर को इंडियन सीजन के हिसाब से रेट था 22.47। वो गिर के कल बंद हुआ है 16.90। 25% नीचे है, 25%। लीफे शुगर फॉल्स बाय 18%। जो 577.50 था वो 471.40 है, $105 नीचे है। वो भी करीबन 18%। WTI क्रूड हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इथेनॉल का प्राइसिंग जो रहती है वर्ल्ड में वो WTI क्रूड के साथ रहती है। तो WTI क्रूड जो है 8.5% नीचे है, 68.33 से गिर के 62.52। ब्रेंट क्रूड एल्सो 8% नीचे है, वो 71.77 से 65.58। अब करेंसी का देखिए जो इंटरनेशनल मार्केट को इंपेक्ट करती है, तो INR वीकन बाय 2.10%। जो 1 अक्टूबर को 83-81 था वो 85-57 है। फिर ब्राजीलियन रियल जो 5.45 थी वो 569, 4.41% वीकन है। तो ये शुगर सेक्टर और इथेनॉल सेक्टर जो है पूरा वो अभी ICCU में है। उसको अभी निकलने की कोई अच्छी न्यूज आने के बदले अभी तो ये USDA बता रही है कि काफी प्रोडक्शन अच्छा रहेगा और सरप्लस रहेगा। तो ये कहीं से अच्छे दिन नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे।
एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 अक्टूबर में इंडिया में जो प्राइस था और आज जो प्राइस है वो 1500 रुपया पर टन ऊपर है, 7.12%। दैट इज बिकॉज ऑफ दी आइस्ता, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन, हमने जो शुरुआत की थी। और फिर हमें काफी सपोर्ट मिला हमारे पद्म विभूषण श्री शरद पवार जी का, जिसकी वजह से हम मंथली मैंने रिलीज मैकेनिज्म लेके आए। तो मंथली रिलीज मैकेनिज्म की वजह से हमारे इंडिया के जो फार्मर्स है, इंडस्ट्री है, उसको सपोर्ट मिल गया कि इंटरनेशनल मार्केट सब 25% नीचे है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट 7%, अब टोटल 32% का गैप गिर गया। तो इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट के साथ इतना कोई ये नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की मैकेनिज्म और जो रूल्स है काफी इंडस्ट्री और फार्मर और सब ट्रेड को हेल्प कर रही है। श्योर। प्रफुल्ल जी, जो आपने यहाँ पर मंथली मैकेनिज्म रिलीज की बात की है उसी पर चर्चा करेंगे। और जो यहाँ पर कल आया है जून के लिए 23 मिलियन टन आया है, 23 लाख टन आया है रादर, कैसे देखते हैं आप वो, क्योंकि मई के महीने से कम है और जो जून 2024 में था उससे भी काफ़ी कम है। हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स बारिशें इस बार जल्दी हैं, शायद आइसक्रीम सोडा की डिमांड कम होती हुई नजर आएगी, लेकिन कैसे देखते हैं ये आंकड़ा? देखिए, सबसे ये जो एफएमसीजी है या ट्रेड होलसेल है या सेमी होलसेल, उनकी डिमांड जो है वो एकदम ही, जब भी मॉनसून आता है तभी फ्लैट हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्योंकि वो अपने पास जो चीनी है उसको पहले यूज करना चाहेंगे, नया चीनी लाएंगे नहीं। ये जो मॉनसून कभी चालू होता है ना, उसके ऊपर काफी डिपेंडेंट रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मॉनसून बॉम्बे में 10 या 15 तारीख जून के बीच में आता था, उसके बदले 25 से 30। तो 15 दिन पहले आ जाने की वजह से एकदम ही हमने, मैं तो ये सोचता था कि 22 या 22.5 का कोटा आवे तो अच्छा होगा। क्योंकि अभी कोई भी मॉइस्चर या डैमेज से डरते हुए चीनी स्टोर करने को तैयार नहीं है। अब वो जो 2 महीने तक, जब तक अगस्त महीने में हमारे फेस्टिवल्स नहीं आते हैं, तो जून जुलाई में चीनी ज्यादातर मिलों में ही पड़ी रहेगी, जिनके गोडाउन्स मॉइस्चर और डैमेज से रुका सकते हैं। पर जो ट्रेडर्स रहते हैं उनको एक हमेशा डर रहता है, और एफएमसीजी या इनकी जो वेयर हाउसिंग रहती है उसमें भी उनको कभी डर तो रहता ही है। प्रफुल्ल जी, दूसरी बात यहाँ पर इंडियन प्रोडक्शन को लेकर है। अगले सीजन से अब सबको काफ़ी सारी होप्स हैं कि हम 34-35 तक भी शायद एक नंबर आता हुआ देखेंगे। आपकी क्या सेंस है? देखिए, हम कभी भी जनवरी से पहले हमारी सेंस नहीं होती। ये 10% की गिरावट हो जावे अपने ऑब्जर्वेशन से, और वो भी ऐसा है कि जाके गवर्नमेंट को अपने एजम्पशन से ही तुरंत पॉलिसी भी डिमांड करना, ये 5-10 लाख टन का काम छोड़ते हुए ये ऐसा काम किया है रिलीज मैकेनिज्म और एमएसपी से कि इंडस्ट्री का 300 लाख टन का भी प्रोटेक्शन मिलता है। तो आहिस्ता लुक्स एट ब्रॉडर वे, नॉट एट स्मॉल वे। तो हमें ये चीज करनी भी नहीं चाहिए, और गवर्नमेंट ने ऐसे कोई भी नंबर्स जो लेके आते हैं उसका सुनना भी नहीं चाहिए, और उसके ऊपर पॉलिसी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सुनो सबका, पर ऐसा पॉलिसी पॉलिसी मैटर जो है इतने अर्ली स्टेज पे। क्योंकि क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हमारे पास सैटेलाइट से सैटेलाइट से दे, सैटेलाइट कभी भी इन किसी को वेट ऑफ द शुगर केन और लेंथ ऑफ द शुगर केन नहीं बताती है। वो सिर्फ इतनी बताती इतना एरिया में शुगर केन है। जो मेन चीज है वो नहीं बताती, तो सैटेलाइट की करके क्या करना है, गलत गिरना और फिर, ठीक है वो बात छोड़िए। वी आहिस्ता वी विल लुक फ्रॉम नवंबर एट प्रोजेक्शन फॉर द नेक्स्ट सीजन। देयर इज नो कमेंट्स फ्रॉम अस। ऑलराइट प्रफुल्ल जी, एक फाइनल सवाल फिर यहाँ पर। और जैसे आपने कहा कि भारतीय मार्केट्स में अगर हम प्राइसेस देखें तो एक हल्का सा इजाफा ही देखने को मिला है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार एक गिरावट यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। अब यहाँ से क्या सेंस है प्राइसेस को लेकर, क्योंकि हमने जैसे आपने कहा कि अगस्त से पहले कोई बहुत ज़्यादा डिमांड निकल के आएगी नहीं, सेंटिमेंट थोड़ा सा यहाँ पर वीकन होता हुआ नजर आया है। हाँ, देखिए, सेंटिमेंट वीकन है ऑन न्यूज ऑफ अगेन सेम फॉर द ब्राजील फॉर द नेक्स्ट सीजन एंड XYZ. But the price ruling is by the fund managers in the world, and just a sentiment change will directly increase the international market by 8 to 10%. Whenever this sentiment comes downside, we can see 3 to 4% only, nothing more than that.
ठीक है, सो 3 से 4% की गिरावट देखने को मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्राइसेस उसके बावजूद भी इंटरनेशनल मार्केट्स के कंपैरिजन में 1 अक्टूबर ऑनवर्ड से यहाँ पर इन द पॉजिटिव ही बनते हुए नजर आए हैं। प्रफुल्ल विटलानी जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बारे में, कोटा मैकेनिज्म के बारे में और ऑफ कोर्स अगले साल क्या हो सकता है उसके बारे में नहीं बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, इसी कविराज ग्रुप के रवि देवरा हमारे साथ है। रवि नमस्कार, और चांदी आपकी स्क्रीन पे लेकर आना चाहेंगे, क्योंकि रवि सोने में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली, लेकिन चांदी ने जिस तरह से रिएक्ट किया है कल और आज फिर से, कैसे देखेंगे इसे? जर से यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस मेटल के प्राइसेस की जो रिकवरी इस हिसाब से जारी रहा, एंड पर्टिकुलर जिस हिसाब से मेटल के प्राइसेस में रिकवरी आई वो फंडामेंटल पे है। जो टैरिफ को लेके मेंस यूएस कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो मुझे लग रहा है कि जब तक इसमें कुछ रिवर्सल नहीं आता मेटल में सेंटिमेंट बना रहेगा। एलएमए ओपनिंग के बाद यहाँ पे ये तेजी मेटल्स में एक्सटेंड हो सकती है, एंड इसका जो सपोर्ट है वो सिल्वर में आता दिख सकता है। लेवल स्पेसिफिक 97,580 पे बाई करे, स्टॉप लॉस 97,120 का लगा है। अपर साइड जो टारगेट है वो 98,500 एंड 98,900 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो आउट परफॉर्मेंस है कंपेरेटिव गोल्ड वो जारी रहेगा। गोल्ड में थोड़ा सेफ हेवन अपील दूर हुई है, एंड पर्टिकुलर आज रिस्क ऑन माहौल है, तो मुझे लग रहा है कि चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। गोल्ड में कोई भी उछाल टिक नहीं सक रहा, एंड उस हिसाब से पर्टिकुलर प्राइसेस 96,000 के टच करके ये 6 टाइम वापस आए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उछाले पे बेचना चाहिए। 94,700 पे सेल करके चले, स्टॉप लॉस इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 95,000 लगाए, और 94,000 तक के लेवल पे उम्मीद करनी चाहिए। तो सिल्वर सपोर्टिव है ड्यू टू सपोर्ट ऑफ बेस मेटल, बट गोल्ड में मुझे लग रहा है कि यूएस ओपनिंग के बाद यहाँ पे एक सेलिंग फिर से इमर्ज हो सकता है। रवि, जैसे आपने कहा कि अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर बेस मेटल्स की तरफ से है, तो कॉपर एल्यूमिनियम में कुछ करना हो तो किस तरह के प्राइस व्यूज वहां पर हैं? जब से यहाँ पे थोड़ा सपोर्टिव ट्रेंड रहेगा, इन पर्टिकुलर अगर ये टैरिफ को लेके यही स्टैंड अगर वहाँ की मेन सुप्रीम कोर्ट भी बना के रखते हैं, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक सेटबैक होगा, और इसका मींस के एक फायदा है मेटल्स को एज ए पार्ट ऑफ सेंटिमेंट मिल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे बाई करें। आज ड्यू टू डॉलर इंडेक्स की जो स्ट्रेंथ है हिसाब से प्राइसेस में इतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, बट आप कॉपर में बाई करके चले, और लेवल अराउंड बाई करना है आपको अराउंड 855 स्टॉप लॉस 855 का लगा है, टारगेट 870 तक आ सकता है। और जिंक में भी आप बाई कर सकते हैं, जिंक भी अच्छे कमोडिटी है, 256 पे बाई करें, स्टॉप लॉस 254.80 का लगा है, जून कॉन्ट्रैक्ट में बाई करना है, और 259 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ऑलराइट, तो अच्छे खरीदारी के मौके यहाँ पर मेटल्स में उभरते हुए नजर आए हैं। चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक सभी में यहाँ पर तेजी की एक्सपेक्टेशन है। रवि, साथ ही साथ एक और जो मेजर मूवमेंट है वो हमने यहाँ पर क्रूड में आते हुए देखी है। कल 1% की तेजी थी, एशियन मार्केट्स में एक और % की बढ़त देखने को मिली है। ऑफ कोर्स ओपेक की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं कि अभी वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, 31 मई को एक और मीटिंग है, उसको देखना होगा, लेकिन शेवरॉन को लेकर, यूएस ईरान को लेकर, यूएस इन्वेंट्रीज यूएस में गिरी हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो सपोर्टिव हैं। जब से लास्ट वीक में मैंने इस हिसाब से एक वीक के लिए बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था, इसका बेसिक रीजन यही है, जब ओपेक की मीटिंग नजदीक होती है तब ये प्राइसेस में एक सेंटिमेंट वाइज सपोर्ट बनता है। साथ में जियोपॉलिटिकल रिस्क पे एंड मेजर रिस्क में परसीव कर रहा हो यूएस एंड रशिया के बिटवीन है, क्योंकि जिस हिसाब से यूएस प्रेसिडेंट की कमेंट आ रहे रोज को रोज रशिया के ऊपर, अगर कुछ सैंक्शन की बात वो टाइटन किए सैंक्शन, और तो मुझे लग रहा है कि एक लेग यहाँ पे पॉजिटिव बन सकता है। हालांकि संडे की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें प्रोडक्शन राइस को लेके क्या चर्चा चलती है इसके ऊपर प्राइस का आउटलुक तय होगा। बट टिल द टाइम मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में ये जर्नी बनी रहेगी, एंड आज जो टैरिफ का सेंटिमेंट एडिशनल प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। लेवल स्पेसिफिक आप बाय करें क्रूड को 5,360 के करीब, स्टॉप लॉस 5,320 का लगा है, एंड टारगेट होगा 5,450। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय क्रॉस कमोडिटीज यहाँ पर आती हुई, सोने को छोड़कर सोने में सेल ऑन रैलीज की राय यहाँ पर रवि की तरफ से। रवि, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। वेल, हम शो समेटें उससे पहले आपको बता दें कि इस साल की शानदार परफॉर्मेंस हमने सोना एज एन एसेट क्लास की तरफ से आते हुए देखी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार गोल्ड मास्टर क्लास। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे सोने में ट्रेडिंग और निवेश के गुर, वो भी रियल टाइम रियल केस स्टडीज के साथ। और जी हाँ, आपके सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे, चाहे बात हो कितना सोना खरीदें, कब खरीदें, कैसे खरीदें, गिफ्टिंग पर क्या टैक्सेस हैं, पोर्टफोलियो में क्या हिस्सा होना चाहिए सोने का, पुराने और नए ज्वेलरी पर जीएसटी के क्या नियम हैं, हेजिंग मैकेनिज्म्स क्या अपनाए जाएं। इन सभी सवालों के जवाब के लिए इस वेबिनार में ज़रूर जुड़ें। अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर रजिस्टर करें और हमारे साथ बने।